नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। अगले एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग, स्वास्थ्य संबंधी जांच का दिया हवाला। भीषण चक्रवाती से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ रेमल। बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, एनडीआरएफ समेत आपदा प्रबंधन दल तैनात। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में सभी सियासी दलों ने लगाया पूरा जोर। आज अमित शाह यूपी के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में, तो जेपी नड्डा भी वाराणसी में करेंगे अलग अलग वर्गों का सम्मेलन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उड़ीसा के बालासोर में और राहुल गांधी बिहार के बख्तियारपुर, दरियापुर और जगदीशपुर में करेंगे जनसभाएं। वहीं प्रियंका हिमाचल में संभालेंगी कमान। अखिलेश यादव गाजीपुर और चंदौली में गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे वोट अपील। रफा में हमास के एक और ठिकाने पर इजराइल का हवाई हमला, कम से कम 35 लोग मारे गए, कई लोग घायल। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता आईपीएल का खिताब। फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को दी 8 विकेट से मात। और इस वक्त की सबसे अहम खबर से शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने पीटी, सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट का हवाला देकर अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में जेल में बंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। तो केजरीवाल फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। स्वास्थ्य संबंधी जांच का हवाला देते हुए अपनी याचिका उन्होंने दायर की है, जमानत याचिका। और यहां पर अमरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अमरेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल रहा है? एक बार फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है केजरीवाल ने राहत के लिए। जया, देखिए, जिस तरह से शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बंद थे, 51 दिन वो जेल में रहे और उसके बाद उन्होंने लगातार 21 दिन उन्हें जो है अंतरिम जमानत मिली थी, जेल से बाहर आए थे और अपने चुनाव प्रचार करने को लेके। उसके बाद एक नई ताजा जो उन्होंने पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन और अपने अंतरिम जमानत जो है वो बढ़ाने की याचिका दी है और उसमें अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकील के मुताबिक केजरीवाल को जो कीटोन जो लेवल है वो काफी हाई है और ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी गंभीर बीमारी के लक्षण है और उन्होंने ये जो जांच जो ओवरऑल अभी तक कराई है वो मैक्स में कराई है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को वहां के डॉक्टरों ने सीटी स्कैन सहित कई और टेस्ट करवाने की बात कही है और जो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसी पूरे मामले में उन्होंने जांच करवाने के लिए 7 दिन और मांगे हैं और उन्होंने कहा है कि उनको 7 दिन की अंतरिम जमानत और मिल जाए, क्योंकि उनका जो जमानत है जया वो 1 जून को खत्म हो रही है और 1 जून के बाद 2 जून को उनको तिहाड़ जेल जाना था। 10 मई को उनको अंतरिम जमानत मंजूर हुई थी जया और जो गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे, तो टोटल 51 दिन जेल में रहने के बाद उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी जो 10 मई को मंजूर हुई थी। उसके बाद 1 जून तक उनकी जमानत थी, 2 जून को उनको वापस जेल में जाना था, लेकिन इस बार फिर से स्वास्थ्य का हवाला देकर और स्वास्थ्य जांच की बात को रखकर उन्होंने 7 दिन की अपनी जमानत जो याचिका है वो डाली है कि उन्हें अंतरिम जेल जो 7 दिन की वो बढ़ाई जाए। बिल्कुल, तो यहां पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है अरविंद केजरीवाल ने। स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है और जमानत की मांग की है, अपनी जमानत को बढ़ाने की बात कही है। एक बार फिर राहत के लिए
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है? अमरेंद्र, यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी उन्होंने अपना कारण बताए हैं, क्या कुछ और प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है इस पूरे मामले पर? देखिए जया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की जो अंतरिम जमानत मिली थी, उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली और पंजाब बल्कि पूरे देश में चुनाव प्रचार किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि वो पहले से बीमार चल रहे थे और उनके परिवार और उनके वकील के द्वारा भी कोर्ट में लगातार कहा जाता है कि उनके जब जो जेल में थे तो आपको याद होगा कि उनकी बीमारी को लेकर बहुत सारे टेस्ट होते रहे और उन्होंने अपने आप को बीमार बताया। और इस दौरान जो चुनाव प्रचार था, 21 दिन के जो चुनाव प्रचार के लिए वो बेल पे आए थे, तो उन्होंने अपनी जो स्वास्थ्य था उसको लेके बाकायदा ये मांग की थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके परिवार वाले भी कह रहे थे। लेकिन जो पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी से के लोगों से मेरी जो बात हुई, उनका कहना है कि पार्टी के मुखिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य अगर उनका ठीक नहीं होगा तो कैसे जेल में सर्वाइव करेंगे। हालांकि जेल में भी स्वास्थ्य जांच की सुविधा रहती है, लेकिन उनका कहना है कि जब वो दिल्ली में इस समय है, बाहर है, बेल पर है, तो उनको 7 दिन जो है ये जांच पूरी करने के बाद वापिस वो तिहाड़ जेल में जाने को जा रहे हैं, लेकिन 7 दिन की वो अंतरिम बेल मांग है। बीजेपी की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी बयान देते हुए कहा कि ये जिस तरह से केजरीवाल का एक ढुलमुल रवैया रहता है और जिस तरह से वो एक आए दिन कुछ ना कुछ नई बात को लेकर अपनी बात करते हैं, तो जेल न जाना है उनको, उस डर से केजरीवाल ने दोबारा से अंतरिम जमानत दी है। और इसी तरह से गृह मंत्री अमित जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए पहुंचे हैं स्वास्थ्य कारणों को देते हुए, और 7 दिन का समय उन्होंने मांगा है। वैसे अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना था। यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आ गया लोकतंत्र का महापर्व। क्या है देश का मूड, क्या है लोगों के सवाल, क्या है नेताओं की दावों की हकीकत, कितना बदला है भारत। हम आ चुके हैं जम्मू और कश्मीर। पकड़नी जनता की नब्ज। डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, जानने आपके दिल की बात। जो काम करेगा उसको तो पब्लिक वोट देगी ही। तो युवा के नाते आप सोचेंगे कि किसको वोट दे, किस पार्टी को वोट दे। आइए हम जरा चलते हैं लोगों के बीच, किसानों के बीच, और जानते हैं सच्चाई है क्या। चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या बोले 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए।
डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10 और आइए अब बात कर लेते हैं गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल की, जो यहां पर कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। रेमल अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है और यहां पर लगातार इस तरह से खबर आ रही है कि जहां इसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है, जहां इसकी ओर कमजोर पड़ने की संभावना है। चक्रवात के चलते बंगाल के तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। चक्रवात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। तो रेमल को लेकर प्रशासन की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड चक्रवाती तूफान रेमल के बाद की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। कोस्ट गार्ड के साथ आपदा प्रतिक्रिया टीम, जहाज, ओवरक्राफ्ट चक्रवात रेमल के बाद की परिस्थितियों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो भीषण चक्रवाती तूफान रेमल ने तेज हवा और भारी बारिश के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश के तट पर भी दस्तक दी। बांग्लादेश मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार आधी रात को चक्रवात सागर द्वीप और बांग्लादेश तट पर पहुंचा। चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बांग्लादेश ने तटीय इलाकों से करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों को निकाला है। बीएमडी ने बहुत भारी वर्षा के कारण कॉक्स बाजार, बंदरबन, रंगमती, खगराचारी और चट्टोग्राम के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताई है। तो इस वक्त ताजा जानकारी ले लेते हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है चक्रवाती तूफान रेमल को। पूछते अपने संवाददाता से। आपको बता दें कि रेमल चक्रवाती तूफान में थोड़ी जो उसकी तीव्रता है वो कम हुई है और इसी के चलते यहाँ पर रेमल को लेकर इस वक्त जो तमाम बचाव और राहत कार्य हैं, क्या कुछ समीक्षा हो रही है, क्या कुछ जानकारी है, उसकी जानकारी लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता तपस जुड़ रहे हैं और साथ ही दिव्येंदु भी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। आइए सीधे बात रुक कर लेते हैं। तपस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, इसकी तीव्रता को लेकर। तपस, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं तपस।
जी, तो कल जैसे ये सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में था तो इसके तीव्रता में कमी देखने को मिली। अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ चुका है, यानी कि इसकी जो तीव्रता है करीब जो विंड स्पीड है वो करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैप है, आप इसका जो ट्रैकिंग देख सकते हैं, इस ट्रैकिंग के जरिए बता सकते हैं, ये बहुत पहले से ये ट्रैकिंग की जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुलना, ढाका खुलना की तरफ होकर आगे की तरफ निकलेगा। ये असम, ये उसके साथ मिजोरम और बाकी नॉर्थ ईस्ट जो त्रिपुरा, ये इन पूरे जगहों को इम्पैक्ट करने वाला है। भूटान तक इसका इम्पैक्ट होने वाला है और ये ट्रैकिंग से समझा जा रहा है। ये इस वक्त जो ट्रैकिंग की जा रही है, ये जो पूरा दिखा रहे हैं, ये कोलकाता का डॉपलर रडार है, उसके जरिए ये दिखाई जा रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है कोलकाता में। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टैट्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें जो बताया गया, कोलकाता के अलीपुर में करीब 150 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई है। हल्दिया में 142 मिलीमीटर बारिश हुई है। हावड़ा की तरफ जो है, उलेरिया, हावड़ा और उसके आसपास के इलाके में करीब 130 तक मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। और आसपास के जितने भी जगह हैं, तेजपुर कहिए, चेरापूंजी कहिए, इन सब जगहों पे 60 मिलीमीटर के ऊपर तक की बारिश हुई। तो ये जो चक्रवाती तूफान है, इसका हमने देखा है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। कैनिंग कलकत्ता के पास एक जगह जहाँ के बहुत पास से ये साइक्लोन गुजरा है, वहाँ पे करीब 96 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। तो बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसकी जो तीव्रता में अगले 2 घंटे में और इस कमी आने की उम्मीद है। मेट डिपार्टमेंट का मानना है कि ये बहुत जल्दी डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो इसका पूरा जो एक वो है आधार है, वो खत्म होने की उम्मीद है। और एक और मैं चीज़ जय आपको बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी हमारे चैनल के जरिए, कि जो साइक्लोन के जरिए जो हवाएं थी, जो लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट हुआ था जिससे कि बारिश होती थी, वो भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट वीक इसके अगले महीने फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मानसून आएगा। मानसून भी इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है, 31 तक आने की उम्मीद अब बढ़ चुकी है इस साइक्लोन के जरिए। तो जल्दी ज़्यादा मानसून आएगा इसी वजह से। बिल्कुल तपस, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक कर लेते हैं। दिव्येंदु इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कोलकाता से। दिव्येंदु, यहाँ पर तीव्रता जरूर कम हुई है, लेकिन कल से जिस तरह से तेज हवाएं और लगातार बारिश हो रही थी पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ स्थिति अभी है पेड़ के उखड़ने की और तेज हवाएं चलने की? उससे क्या कुछ नुकसान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, अभी क्या कुछ स्थिति है? जी जया, देखिए यहाँ पे कलकत्ता में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। कल सुबह से ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन देर शाम होते होते बारिश की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और जो हवा चल रही थी उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी। रात को अराउंड 11 बजे जब ये लैंडफॉल हुआ था सागर आइलैंड और खेपूपारा, बांग्लादेश और साउथ 24 परगनास की, वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास के बीच में, तो विंड स्पीड कलकत्ता में विंड स्पीड था अराउंड 80 to 90 किलोमीटर पर आवर, बट जहाँ पे ये लैंडफॉल हुआ था वहाँ का विंड स्पीड था एट अबाउट 130 किलोमीटर पर आवर। सो अभी भी सुबह से हम देख रहे हैं तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं है कल शाम से अभी तक। तो ये स्थिति अभी मौसम विभाग जो बता रहे हैं कि ये स्थिति अभी भी जारी रहेगी आज पूरे दिन और कल सुबह तक भी बारिश होने का संभावना है। हवा की गति अभी भी काफ़ी तेज़ है। कलकत्ता में, स्पेशली कोलकाता में काफ़ी एरियाज से हमें वाटर लॉगिंग की जानकारी मिली है। ऑल्सो बाकी जो तेज़ हवा चलने की वजह से काफ़ी पेड़ भी गिर चुके हैं काफ़ी जगह पे। एनडीआरएफ और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग इस पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग, लो लाइंग एरियाज पे भी काफ़ी वाटर लॉगिंग हुई है। जो इसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है जो कि साउथ 24 परगनास, जहाँ पे ये लैंडफॉल हुआ था, वहाँ पे भी एनडीआरएफ की टीम्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स तैनात है। काफ़ी लोगों को जो लो लाइंग एरियाज़ है वहाँ से बाहर निकाला गया है। और कलकत्ता में अभी फ़िलहाल ट्रैफिक नॉर्मल है।
ऑल्दो स्लो मूविंग ट्रैफिक है बट नॉर्मल है क्योंकि काफ़ी जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है तो इसकी वजह से स्लो मूविंग ट्रैफिक है। बट आज मंडे है, ऑफिसेज है तो लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, अभी सुबह की वक्त है। तो आज की स्थिति पूरे दिन बारिश चलती रहेगी कोलकाता में और कल तक ये बारिश का संभावना है। बारिश की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ है, तो यही जानकारी है अभी तक हमारे पास। जय तपस का रुख कर लेते हैं। तपस, यहाँ पर तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ साथ पूर्वोत्तर कई राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से जो इलाके हैं, एरियाज हैं जिन पर खास तौर पर यहाँ पर प्रशासन की नजर रहेगी? जी, जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे खास तौर से हमने ये नोट किया है। भूस्खलन इस वक्त नहीं, लेकिन हाँ जैसे जैसे ये और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब ये बढ़ेगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ दिखाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर मैप है, अगर आप सैटेलाइट इमेज है आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा कन्वेक्टिव क्लाउड बना हुआ है और इसी के जरिए अगर आप देखिए ये मूवमेंट जब होती है आगे की तरफ तो ये आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये मूवमेंट करेगा। तब जब इस जगह से मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा बांग्लादेश से होकर, तब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इवन दो उसकी जो तीव्रता है उसमें कमी देखने को मिलेगी, हवा की स्पीड कम होगी, लेकिन बारिश चलती रहेगी क्योंकि साइक्लोन में हमने देखा है हमेशा कि जो क्लाउड्स हैं उसके जो आसपास के जो बादल हैं वहाँ पे उनमें नमी ज़्यादा होती है, तो बारिश कंटिन्यूसली होती रहती है, बारिश की तीव्रता भी बढ़ती रहती है। लेकिन तो जब ये त्रिपुरा, असम और मेघालय, मिजोरम इसके आसपास नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि वहाँ पे इसकी जो बारिश है वो ज़्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस पे एक रिस्क रहता है कि क्या भूस्खलन हो सकता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन उसकी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अहम हो जाता है कि कहीं ना कहीं कि सारे जो डिसीजन है वो लिए जाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इससे थोड़ी देर पहले बताया कि इससे ये जो साइक्लोन है इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा मानसून को आगे बढ़ने में, लेकिन उसी के साथ साथ जो एक हीट वेव कंडीशन था खासतौर से ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वेस्ट बंगाल कहिए, असम कहिए, उसमें जो एक हीट वेव कंडीशन चल रहा था उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी क्योंकि पिछले बार 2 दिन पहले हमने देखा गुवाहाटी में करीब 40 डिग्री पहुंचा था जो कि उस पूरे सीज़न का सबसे हाईएस्ट था। तो इस तरीके के जो टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उसके बाद ये जो बारिश होती है तो वो लोगों को ज़रूर राहत पहुँचाते हैं। बिल्कुल। दिवेंदु का रुख कर लेते हैं। दिवेंदु, हमारे संवाददाता जो कोलकाता से हमें बता रहे थे कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पर तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तपस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खास तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं हर जगह से अपडेट आ रहा है यहाँ पर इंडियन नेवी की ओर से, तमाम एजेंसीज की तरफ से, कि खास तौर पर नज़र रखी जा रही है और जो तटीय इलाके हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षा स्थान पर पहुँचाने की भी यहाँ पर लगातार जो कवायद है वो जारी जा रही है। बांग्लादेश में तो आंकड़ा 8 लाख को पार कर चुका है। अगर हम भारत की बात करें, ये पश्चिम बंगाल और उससे जो सटे हुए जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर किस तरह से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि कम से कम जान माल का नुकसान? जी, आपने सही कहा क्योंकि बांग्लादेश में आपने कहा 8 लाख के करीब लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पे वैसे ही कुछ, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो पूरा एक जो कोस्ट लाइन है, ये जो अगर मैं बता रहा हूँ ये जो पूरा कोस्ट लाइन है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हेवी होता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो लोगों का रहना है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ से ही करीब वेस्ट बंगाल से ही करीब 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है लो लाइंग एरिया से। और जो समुद्र है वहाँ पे कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी लगातार गश्त कर रहे हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कोई मछुआरे या कोई लोग फंस गए तो उनको बचाया जा सकता है। अहम बात एक और है, जैसे एनडीआरएफ की आपने बात की, एनडीआरएफ की करीब 14 टुकड़ियाँ, 14 टीम्स इस वक्त डिप्लॉयड है बंगाल में, और उस 14 में से करीब हर एक टीम की अगर बात करें कि करीब 40 से 45 वहाँ पे लोग होते हैं एक टीम में, तो 14 टीमें हैं और 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, और उसमें से सबसे अहम जो है वो है साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना। यहाँ पे करीब 5, इन दोनों को मिला के 5 टीमें डिप्लॉयड है। वही पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में 2-2 टीमें डिप्लॉयड है। कोलकाता में 1, मुर्शिदाबाद में 1 और नदिया में 1 टीम डिप्लॉयड है। तो एनडीआरएफ की पूरी टीम 14 टीम यहाँ पे
पे इसलिए डिप्लॉयड है क्योंकि अगर जैसे पेड़ यहाँ जब साइक्लोन होता है तो पेड़ और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या फिर टेलीफोन जो पोल्स हैं या टावर्स हैं वो जब गिरते हैं तो उनको ठीक करने में, कम्युनिकेशन सेटअप करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक और चीज़ है, स्टॉर्म सर्ज की बात की जा रही है कि क्या पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा कि नहीं, उसके भी वो भी एक देखना दिलचस्प होगा कि कितना बढ़ता है पानी का जो नीचे की तरफ से आता है वो कितना अहम हो जाता है। समुंदर अभी उफान पे है, समुंदर में ना जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टिव भी दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, जो बड़े होर्डिंग्स हैं उनको उतार दिया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब मुंबई में इस तरीके की जो डस्ट स्टॉर्म एक आया था, उससे एक बड़ा होर्डिंग जब गिरा था तो लोगों को जान माल का नुकसान हुआ था। तो उससे बचने के लिए ये एक निर्देश जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद एक उच्च स्तरीय बैठक की थी कल, और उसके चलते पूरी चीज़ का मुआयना किया गया था कि किस तरीके के हम लोगों जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इस साइक्लोन से निपटने के लिए, तो वो कंटिन्यूसली हम देख पा रहे हैं कि वो चले जा रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हमने देखा है पिछले कई सालों से जब भी कोई साइक्लोन आता है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। एक जो अहम चीज़ है शायद वो किया जा सकता है, अगर बहुत सी जगहों पे जब टेलीफोन लाइन से मोबाइल कनेक्शन स्नैप होता है, दिक्कत होती है, तो क्या पोर्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पे किसी और प्राइवेट कंपनी के जहाँ पे जिसका मोबाइल नेटवर्क चल रहा है तो उसको क्या उसको यूज़ किया जा सकता है कि ये हमने देखा पिछली बार बिपरजॉय साइक्लोन जब आया था तो गुजरात ने ये कहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टिव दिया था मोबाइल ऑपरेटर्स को, क्या इस तरीके का कोई चीज़ स्टेट गवर्नमेंट करता है कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ़ोन कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वक्त इस पूरे साइक्लोन में। बिल्कुल तपस, आखिर में जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जिस तरह से आपने जिक्र किया, कल प्रधानमंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की, गृह मंत्री ने भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इस पूरी जो स्थिति है उस पर पैनी नज़र यहाँ पर तमाम एजेंसियाँ और प्रशासन की ओर से रखी जा रही है। अब आगे को लेकर क्या कुछ और चेतावनियाँ यहाँ पर जारी की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है कि शाम तक होते होते हो सकता है कि ये पूरा डीप डिप्रेशन में बदल जाए, ये सीवियर साइक्लोन जिसको पहले कहा जा रहा था वो आप जी आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे चीज़ की अगुवाई की है वो सच में काबिल तारीफ है। इससे पहले देखिए ये बंगाल में इलेक्शन चल रहा था तो लोग जो स्टेट मशीनरी है वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में बिजी थी, शायद उतना ज़्यादा जैसे कहते हैं आगे बढ़ के वो जो डिसीजन है वो ले पा रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने सारे जो एक हाई लेवल कमेटी की जो बैठक को उन्होंने उनका अगुवाई की, पता किया कि क्या क्या स्टेप लिए जा रहे, तो सब जितने भी डिपार्टमेंट है वो सख्ते में आए और उन्होंने फिर इस चीज़ को आगे लेके आए। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एक जो आपका लीडर है वो दिखाता है, वो आगे से लीड करता है, वही प्रधानमंत्री ने कल किया एक बड़ी जो कमेटी की बैठक करने के बाद। और ये जैसे जितने भी NDRF कहिए या स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो टीम्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपनी टीम्स हैं, इनको मेट डिपार्टमेंट के साथ लगातार ये टच में है कंटिन्यूसली, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट इनको हर एक घंटे बाद आवरली बुलेटिन इशू कर रहा है। आवरली बुलेटिन इशू करने का मतलब ये है कि हर जहाँ पे जो जितनी बारिश हो रही है, हवा कितनी है, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारा कुछ IMD मेट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन। जितने भी डिपार्टमेंट्स है, स्टेट के कहिए सेंटर के कहिए, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो जो है उसके ऊपर ये जो एजेंसीज हैं वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अहम हो जाता है उसके मुताबिक। जैसे मैंने कहा कि सेंटर डायरेक्टिव दे रहा है स्टेट्स को कि आप किस तरीके से इस साइक्लोन से निपटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में इस तरीके के साइक्लोन आना कोई नई बात नहीं है, इससे हर साल करीब 4 से 5 साइक्लोन आते हैं, जिसमें से 2 या 3 अमूमन ऐसे साइक्लोन होते हैं जो बहुत इंपैक्टफुल रहते हैं। उसमें से एक ये साइक्लोन है जिसकी सीवियर कैटेगरी में ये शुरू हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा साइक्लोन बंगाल ने देखा है। ये जो आप देख पाते हैं उड़ीसा का कोस्ट है, ये बंगाल का कोस्ट है, यहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो स्टेट मशीनरी है, ये भी एक तरह से इनको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन सही टाइम पे वो सही निर्देश और जो आपस में एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो बहुत अहम है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अपडेट हम यहाँ पे ले रहे थे रेमल तूफान को लेकर। बंगाल की अगर बात करें तो अभी भी लगातार जो बारिश है वो जारी है, हवाएं जारी हैं, लेकिन फिर भी इसकी तीव्रता में एक बहुत कमी आई है। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि डीप डिप्रेशन में बदले, लेकिन
लेकिन फिलहाल यहाँ पर एजेंसीज की ओर से जो तमाम प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ था लोगों को राहत पहुंचाने में, वो मुस्तैद है और अपने काम को लेकर आगे बढ़ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज एट 10 जारी है, बने रहिए मेरे साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे आराध्य को। वोट देने से पहले सोचना जरूर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सबसे पहले कुशीनगर में रैली करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर के बाद अमित शाह सलेमपुर में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद वो चंदौली में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। तो अमित शाह यूपी में करेंगे 3 रैलियां, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर रहेंगे। नड्डा आज काशी में सबसे पहले काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा मारवाड़ी समाज भवन में विद्वत बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वो गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल ऑडिटोरियम में बुनकर कारीगर महासम्मेलन और सरोज पैलेस में प्रभावी मतदाता सम्मेलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में रिकॉर्ड मतदान के लिए स्थानीय लोगों को बधाई दी। चुनाव आयोग के पोस्ट को साझा करते हुए पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान के लिए अनंतनाग राजौरी की मेरी बहनों और भाइयों को विशेष बधाई। उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी उनकी लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। आखिरी चरण के तहत यहां 1 जून को मतदान होना है। पीयूष गोयल आज सुबह सैर के साथ चुनाव प्रचार करने लोगों के बीच पहुंचे। सैर के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से वाराणसी के विकास को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनों को देखकर पता चलता है कि लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री पर लोगों का भरोसा इस चुनाव में दिख रहा है। मैंने जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद शायद ही कभी कोई चुनाव में एक पक्ष, एक नेता के प्रति देखा हो। इस बार जो
भारत के लोग, भारत की जनता, भारत के हमारे भाई बहन, मोदी का परिवार अपने आप से उमड़ के हर कार्यक्रम में आता था। जिस प्रकार से चुनाव के दिन 7, साढ़े 7 बजे तक लंबी कतार लग गई थी हर पोलिंग बूथ पर, ये दर्शाता है कि ये एक सकारात्मक लोगों के बीच में आशा कि देश एक विश्व गुरु बने, देश एक विश्व शक्ति बने, एक विकसित देश बने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अपार विश्वास है, वो आज देखने को मिल रहा है इस चुनाव में। और विपक्ष की भी 2024 में बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस अपने 350 प्लस की सीट के लक्ष्य के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उड़ीसा के बालासोर में चुनाव प्रचार करेंगे और राहुल गांधी बिहार के बख्तियारपुर, दरियापुर और जगदीशपुर में मतदाताओं से इंडिया गठबंधन के लिए वोट की अपील करेंगे। तो चरम पर चुनाव प्रचार। तमाम विपक्ष के दिग्गज नेता आज मैदान में उतरेंगे। प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश में करेंगी प्रचार। कांगड़ा और चंबा में भी 2 सार्वजनिक बैठकों को वो करेंगी संबोधित। और बिहार में 1 जून को आखिरी चरण में होने वाले मतदान में 3 लोकसभा क्षेत्र पर माले के प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नालंदा, आरा और काराकाट लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। आरा में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के खिलाफ और काराकाट में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ माले चुनाव लड़ रही हैं। माले के लिए कितनी है संभावनाएं और क्या कुछ है मुद्दे? इसी मुद्दे पर सीपीआई एलएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से हमारे संवाददाता राजेश राज ने की विशेष बातचीत। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी राजाराम सिंह के प्रचार के लिए मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि देश में और काराकाट में प्राइम मुद्दे क्या हैं। संविधान बिल्कुल एक मुद्दा है देश में। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तमाम घोषणाओं को सुनते हुए, उनके लेखों को पढ़ते हुए इनके मन में ये आशंका जगी है कि संविधान अब सुरक्षित नहीं है और इसीलिए संविधान को बचाना बिल्कुल मुद्दा है। आरक्षण में मोदी जी डरा रहे लोगों को, ये लोग आरक्षण छीन लेंगे, लेकिन सवाल है कि बिहार को आप देखिए, बिहार ने जब जाति आधारित जनगणना बिहार में हुई, हमने आरक्षण का विस्तार किया। बिहार में आपको 3 सीटें मिली हैं, नालंदा, आरा और काराकाट। दीपांकर भट्टाचार्य को कितनी संभावनाएं दिख रही हैं 3 सीटों पर? किस तरीके से आप फाइट कर रहे हैं और कितनी हम तो पूरे इस देश में हम तो देख रहे हैं कि संभावना है इंडिया गठबंधन को पूरा स्पष्ट बहुमत मिलेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी ओर से पूरी ताकत। हमने इसीलिए बिहार में 3 और झारखंड में 1 हमने कहा कि 4 सीटें मिली है, बिल्कुल हमें चौका लगाना होगा। दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के महासचिव है, उनका कहना है कि संभावनाएं पूरी हैं और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कैमरामैन हरेश्वर सिंह के साथ काराकाट से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन चुनिंदा सीटों पर देश की निगाहें टिकी हैं, गोरखपुर उनमें से एक है। इस सीट पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। 2019 में जीतने वाले रवि किशन शुक्ल पर भाजपा ने अपने गढ़ में लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। उनका सीधा मुकाबला सपा की काजल निषाद से है। हालांकि बसपा ने जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर लोकसभा सीट की अहम भूमिका है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, पिछले 3-4 दशकों से यहाँ का गोरखनाथ मठ इसकी धुरी बना हुआ है। 1998 से 2017 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर के सांसद रहे और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें गोरखपुर सीट छोड़नी पड़ी। 2019 लोकसभा चुनाव में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता से नेता बने रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से उतारा। वो पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और सपा प्रत्याशी रामभुआल निषाद को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2024 में बीजेपी ने फिर उन पर भरोसा जताया है। वो जनता से डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
कमल के निशान के लिए जान झोंकने के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। 19 करोड़ कार्यकर्ता आज कहें तो शहीद हो जाए अपने इस देश के लिए। सड़क चमचमा रही है, क्रूज चल रहा है पानी में, काम है, बिजली है, पानी है, व्यवस्था है, जहाज है, रेलवे स्टेशन है, एम्स है, फर्टिलाइजर है, बताना कुछ नहीं। लोग ताका और वोट करा, ये देखला पा गईला वोट करा, ये मिला था वोट करा। इंडी गठबंधन की ओर से सपा उम्मीदवार काजल निषाद इस सीट पर भाजपा को चुनौती दे रही हैं। काजल भी अभिनय क्षेत्र से आती हैं और कांग्रेस के टिकट पर 2012 और सपा के टिकट पर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के साथ ही 2023 में महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी चुनाव जीत नहीं सकी। हालांकि काजल निषाद को पूरा भरोसा है कि जनता इस बार उन्हें जरूर समर्थन देगी। मैं यहीं की हूँ, यहाँ की बहुरिया हूँ, मैं लोकल हूँ। यहाँ मैं देख रही हूँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है। फ्लाईओवर बनने चाहिए जिससे ट्रैफिक की समस्या से जनता को छुटकारा मिल सके। तो मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, मैं कोई बीडीसी नहीं हूँ, किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी इतना दमदारी से जनता के लिए लड़ती हूँ। तो जब कुछ बन जाऊंगी तो कितना दमदारी से लड़ूंगी। वहीं बसपा ने गोरखपुर से जावेद सिमनानी को उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस चुनावी लड़ाई के बीच जनता के अपने मुद्दे हैं और अपनी राय है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इधर से कोई मुद्दा नहीं है। बस जो चल रहा है सतत वैसे ही चलता रहे। पहले में और अब में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस जो है समझ में आता है। हिंदू मुसलमान से हमको मतलब नहीं है, लेकिन चेंजिंग है। हाँ, गोरखपुर सीट के संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो शुरुआत से 1984 तक हुए 8 चुनावों में यहाँ 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि 2018 के लोकसभा उपचुनाव को छोड़कर 1989 से अब तक इस सीट पर भाजपा का वर्चस्व देखने को मिला। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर में जबरदस्त जीत हासिल की थी और गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से किसे जनादेश देती है। पूर्वांचल का प्रमुख शहर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं। ऐसे में गोरखपुर के नतीजे क्या होंगे, सभी की निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गोरखपुर। तो हॉट सीट 2024 में गोरखपुर पे थी हमारी खास पेशकश और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। खबर पुणे से। पुणे कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी के खून के नमूनों में हेरफेर के आरोपी पुणे के ससून जनरल अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा की टीम ने ससून अस्पताल फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तवारे और डॉक्टर श्रीहरि हरसुल को गिरफ्तार कर लिया है। तो यहां पर नाबालिग जो आरोपी है उसके खून के जो सैंपल था उसमें हेराफेरी का यहां पर आरोप लगा हुआ है। और दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता की जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने कहा कि उनकी रिहाई से आगे की जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं कोर्ट ने कविता के वकील की आंशिक दलीलें सुनी और आगे की कार्यवाही आज के लिए सूचीबद्ध की। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन केस में बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 20 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने एक आदेश में कहा था कि ये विज्ञापन अपमानजनक है और लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वह सिंगल जज बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ
याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन लगाई, जिस पर जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में 20 मई के अंतरिम आदेश के साथ साथ हाईकोर्ट से पारित आदेश पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत अन्य नेता इस अवसर पर उनके समाधि स्थल शांतिवन पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू का आज ही के दिन वर्ष 1964 में निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश में तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल से ठगी के मामलों को लेकर सरकार सख्त है। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के मुताबिक भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल सहित कई पहल की हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी कुछ धोखेबाज ऐसे हो सकते हैं जो अन्य तरीकों से ठगी करने में सफल हो जाएं। ऐसी कॉलों के लिए यूजर्स चक्षु पर फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल पर यहां पर सख्ती बरती जा रही है सरकार की ओर से। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया, जो 14 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया का काफी असर हुआ है। इसकी बानगी हाल ही में जारी कंपोजिट पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भी देखने को मिली है। मई महीने में कंपोजिट पीएमआई बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया। देश में मांग को मिली गति खासकर सेवा क्षेत्र में तेजी आने से ऐसा हुआ है। HSBC की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है, जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। पीएमआई मजबूत बने रहने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ है और मासिक आधार पर रोजगार पिछले 2 साल से बढ़ रहा है। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मिलाकर 21 महीने में कारोबार की मात्रा सबसे तेजी से बढ़ी है। बैकलॉग बढ़ने के कारण अतिरिक्त कर्मचारियों को लेने के अलावा भारतीय विनिर्माताओं ने उत्पादन प्रक्रिया में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त सामग्री की खरीदारी भी की है। दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पीएमआई में बढ़ोतरी होना इकोनॉमी के सेंटीमेंट के बारे में बताता है। सरल शब्दों में कहें तो पीएमआई जरिया है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, नए ऑर्डर्स, बिजनेस एक्टिविटी को मापने का। साथ ही देश में महंगाई पर नियंत्रण और राजनीतिक स्थिरता के चलते भी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
भारत की 2 फिनटेक कंपनियों ने साल 2018 से चले आ रहे विवाद को कोर्ट से बाहर आपस में मिलकर ही सुलझा लिया है। भारत पे ग्रुप और फोन पे ग्रुप ने आपस में मिलकर फैसला किया है कि वे दोनों पे शब्द को लेकर ट्रेडमार्क का दावा नहीं करेंगे। ये जानकारी दोनों फिनटेक फर्मों ने साझा बयान के जरिए दी। साझा बयान में कहा गया है कि दोनों कंपनियों ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में एक दूसरे के खिलाफ सभी विरोध को वापस लेने का फैसला किया है। लॉजिस्टिक्स कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने भारत के सबसे प्रमुख बंदरगाह मुद्रा पोर्ट पर रविवार को सबसे बड़े कंटेनर जहाज का स्वागत कर एक और रिकॉर्ड बनाया है। जहाज MSC अन्ना को 26 मई को मुद्रा पोर्ट पर डॉक किया गया, जो बंदरगाह और देश के समुद्री उद्योग दोनों के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। MSC अन्ना एक प्रभावशाली जहाज है जिसकी कुल लंबाई लगभग 399.98 मीटर है और ये 4 फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी क्षमता 19,200 TEU है। ये किसी भारतीय बंदरगाह पर जाने की क्षमता के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो गया है, जो देश की सबसे बड़ी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्म के लिए नई और वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा कदम है। ये प्लांट प्रतिदिन करीब 4.3 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसकी वॉल्यूम मात्रा के हिसाब से करीब 99.999% प्योरिटी होगी। गेल का कहना है कि ये प्लांट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप है, जिसने 2030 तक देश के लिए 5 मिलियन टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। शेयर बाजारों ने जनवरी-मार्च तिमाही में सूचीबद्धता अनिवार्यता को पूरा नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC ऑयल इंडिया लिमिटेड और मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स पर कुल मिलाकर 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इन पर 31 मार्च 2024 तक अपने निदेशक मंडल में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशकों या महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं करने के लिए लगाया गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इजराइल की ओर से गाजा के रफाह में की गई एयर स्ट्राइक में कम से कम 35 फिलिस्तीनी लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि उसकी एयरफोर्स ने रफाह में हमास के एक ठिकाने पर हमला किया। यह हमला सटीक गोला बारूद और खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया। दोहा से आयरलैंड जा रहे एक विमान के डगमगाने से 6 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य घायल हो गए। डबलिन हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा कि कतर एयरवेज का विमान रविवार दोपहर पहले निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षित रूप से उतर गया। हवाई अड्डे की ओर से बताया गया कि तुर्की के ऊपर उड़ान भरते समय विमान डगमगाने लगा। 6 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्य कुल 12 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। लैंडिंग पर विमान को हवाई अड्डे, पुलिस और अग्निशमन और बचाव विभाग सहित आपातकालीन सेवाओं की मदद ली गई। डबलिन हवाई अड्डे की टीम ने यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों को पूरी सहायता दी। ये घटना लंदन से आ रही सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में गंभीर गड़बड़ी के कारण एक ब्रिटिश व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के एक हफ्ते बाद हुई है। अमेरिकी प्रांत टेक्सास और ओक्लाहोमा में भीषण तूफान से भारी तबाही हुई है, जिसमें 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरे क्षेत्र में खराब मौसम रहने के बाद आपातकालीन टीम गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए रवाना हुई। इमरजेंसी सेवाओं की ओर से राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने तूफान को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हफ्तों तक चले तूफान के बाद टेक्सास के 106 काउंटी खतरे के घेरे में हैं। तूफान की वजह से 200 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई और हजारों घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली गुल हो गई। आर्मेनिया और जॉर्जिया में भारी बारिश और नदियों के तट टूटने से आई भयानक बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई गांवों और शहरों में पानी भर गया। हजारों की संख्या में लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं। हालांकि आर्मेनिया के उत्तरी क्षेत्रों से 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाढ़ के कारण आर्मेनिया और जॉर्जिया के बीच एक राजमार्ग और रेलवे लिंक अवरुद्ध हो गया है। बाढ़ के कारण लोगों को बहुत माली नुकसान हुआ है। और आईपीएल की बात कर लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार खिताब हासिल करने में कामयाब हुई।
इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम के बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। मैच में वेंकटेश अय्यर और रहमानुल्लाह गुरबाज की अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज ने 39 रन बनाकर कोलकाता की जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम केकेआर के गेंदबाजों के सामने नहीं टिक पाई और 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कोलकाता के लिए आंद्रे रसेल ने 3 विकेट झटके, हर्षित राणा और मिशेल स्टार्क ने 2-2 विकेट लिए। कोलकाता ने इससे पहले अपना अंतिम खिताब 2014 सीजन में पंजाब किंग्स को हराकर जीता था और अब 10 साल बाद टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर फिर एक बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। भारतीय महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इस जीत के साथ ही दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। दीपा ने व्यक्तिगत वॉल्ट के फाइनल में 13.566 के औसत स्कोर के साथ 8 जिम्नास्टों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज पर, लेकिन फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। नमस्कार।